राधे राधे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर पर बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख रहे थे और हम लोगों ने तीन केस पढ़े थे। केस फर्स्ट में बच्चों मैंने आप लोगों को इनिशियली कंसंट्रेशन दी थी, तो आपने इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकाला था और फिर केसी का वैल्यू फाइंड किया था। केस सेकंड में आप लोगों ने बेटा इनिशियली मैंने आपको प्रेशर दिया था, तो आपने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर फाइंड किया था और उससे केपी निकाला था, है ना। और केस थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जामिनर अगर आपको इनिशियल मोल दे दे और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दे दे, तो बच्चों आप लोग क्या निकालेंगे, केपी निकालेंगे केस थर्ड से, है ना। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। केस फर्स्ट और केस सेकंड के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और थोड़ा एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका वैल्यू निकालना है आपको अल्फा का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। आपको एक रिएक्शन दी हुई है इक्विलिब्रियम पर, क्या रिएक्शन दी हुई है, ए प्लस बी क्या फॉर्म कर रहा है, सी प्लस डी। तो मैं ये रिएक्शन लिख लेता हूँ, तो हम लोग आंसर करते हैं। तो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी, बच्चों क्या फॉर्म कर रहा है, सी प्लस डी, है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में अल्फा फाइंड करना है। अब बच्चों मजे की बात है कि एग्जामिनर ने आपको कोई डेटा दिया ही नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि कोई डेटा नहीं दिया, तो मान लो क्वेश्चन और भी आसान बन गया, हम लोग वन वन लेकर सोल्व कर लेंगे डेटा को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की टर्म में निकाल रहा हूँ ना, कंसंट्रेशन मानकर और केसी की टर्म में निकाल रहा हूँ। तो ये कुछ बोला ही नहीं गया। तो मैंने क्या माना, टी इक्वल टू जीरो पर बच्चों कंसंट्रेशन मैंने मान ली, अगर डेटा नहीं दिया गया तो कितनी मान ली, यहाँ पर वन वन, डी यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ डी लिख देता हूँ मैं। और कितना हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो और जीरो। अब इक्विलिब्रियम पर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बच्चों कैसे आएगा बताओ। हमने क्या पढ़ा था कि अगर इसका एक्स रिएक्ट कर रहा है, ये मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अगर इसका एक्स रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी कितना रिएक्ट करेगा, एक्स। और इसका कितना फॉर्म होगा, एक्स। और इसका कितना फॉर्म होगा, एक्स। क्योंकि वन 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 है ना। ठीक है बच्चों, तो बताओ वन था और एक्स क्या कर गया बेटा, रिएक्ट कर गया। तो बचा कितना है, तो बचा हुआ है बच्चों वन माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पर। ये भी कितना बचेगा, वन माइनस एक्स। कितना फॉर्म हो गया, एक्स। कितना फॉर्म हो गया, एक्स। ये लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोगों को अल्फा निकालना है। अल्फा मैंने आपको क्या कहा था, इनिशियल कितना है, इनिशियल है बच्चों वन, तो नीचे जो लिख दिया मैंने वन। और बताओ डिसोसिएट कितना हो गया, डिसोसिएट हो गया एक्स। तो जो डिसोसिएट हो गया उसको ऊपर और जो इनिशियल था उसको नीचे। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू बच्चों आपके पास आ गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास आ गया। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख देता हूँ, वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा, अल्फा। और तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ गई बच्चों अल्फा की टर्म में। अब बताओ मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केसी की टर्म में लिख रहा हूँ। सी मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में, तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है बेटा, सीओडी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर वन, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर वन, स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन वन वन है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर वन। अब बताओ कितनी कंसंट्रेशन है यहाँ पर सीओडी की, अल्फा इंटू अल्फा। ए और बी की बताओ बच्चों, वन माइनस अल्फा और वन माइनस, बताओ कितना हो गया ये, अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा का स्क्वायर। बच्चों देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, के इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा का स्क्वायर। सोचो, ऊपर और नीचे स्क्वायर है, तो ओवरऑल स्क्वायर मैंने बच्चों यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखोगे, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये अंडर रूट की हो जाएगा। तो अंडर रूट की इक्वल टू बच्चों बन गया अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो इसको सोल्व करो फर्दर, क्या हो गया ये, रूट के वन माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, अल्फा। इसको खोल दो, कितना आ रहा है, रूट के माइनस रूट की अल्फा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, अल्फा। तो अंडर रूट की इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, इसको इधर ले आया, अंडर रूट की अल्फा प्लस क्या हो गया, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट के। और दूसरी तरफ बेटा मैंने राइट साइड में क्या किया, अल्फा को कॉमन ले लिया, क्या बचा, वन प्लस अंडर रूट के। तो यहाँ से बच्चों अल्फा कितना आ गया बताओ, अंडर रूट के अपॉन वन प्लस अंडर रूट के। वेरी गुड। तो बताओ ये अल्फा क्या है,
अल्फा यहाँ पर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कितना आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के की टर्म में अंडर रूट के अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल। तो आपको अल्फा और के में रिलेशन निकालना था, कोई डेटा नहीं दिया होता, तो मैंने वन वन मानकर क्या कर लिया बेटा, सोल्व। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकाली, ये लिखा, डेटा पुट किया और आपका आ गया, है ना। एक बार देखें आप लोग, और इसको क्या कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें बेटा, केमिकल और आयनिक भी बहुत आसान चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, और जितने भी क्वेश्चन है लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग खुद से सोल्व करें ना। एक दो बार खुद से सोल्व करोगे, बस क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, खुद से सोल्व करो, ये करने की प्रैक्टिस डाल ली तो फिर आपको दिक्कत है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या करते हैं बच्चों, स्विच करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2, मतलब आपको रिएक्शन करवाइए बच्चों N2 और H2 की। तो हमें पता है बच्चों, लीवर प्रोसेस हम लोग पढ़कर आए हैं, N2 प्लस 3H2 क्या फॉर्म करता है, अमोनिया फॉर्म करता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2NH, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। क्लियर है। अब सुनना बच्चों, आपको जो जो डेटा दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इनिशियली आपको क्या दिया हुआ बताओ, T इक्वल टू 0 पर आपको मोल गिवन है, तो मैंने मोल लिखा। कितना मोल गिवन है बच्चों, 1 3, और ये कितना है, क्लियर है। प्रोडक्ट तो बच्चों 0 होगा। अब T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर बताओ मोल कितना हो गया। अच्छा, इसको सोल्व करने से पहले एक चीज देखो आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो गिवन क्या है। आपको गिवन है बेटा इनिशियल मोल, दोनों के गिवन है इनिशियल मोल, बिल्कुल गिवन है। आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है बच्चों, देखो इक्विलिब्रियम पर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पर। तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड के। बच्चों आप सुनना ध्यान से, अगर एग्जामिनर आपको इनिशियल मोल दे दे, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दे दे, तो पार्शियल प्रेशर या केपी पूछ ले, दिमाग में आना चाहिए केस था। जैसे अगर आपको मिल गया ना कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर गिवन है, और एग्जामिनर ने पार्शियल प्रेशर या केपी पूछा हुआ है, आपके दिमाग में आना चाहिए यार सर ने तो कौन सा केस बताया था, थर्ड केस बताया था, है ना। तो जैसे हमको पता लगा इनिशियल मोल गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, सॉरी टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन है, और ये डेटा पूछा हुआ है पार्शियल प्रेशर और केपी का, केस थर्ड। अगर आपने केस थर्ड पहचान लिया, केस फर्स्ट और केस सेकंड के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, केस थर्ड पहचान लिया ना, फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा ना, एक बार चेक करो कहीं केस थर्ड तो नहीं, फिर हो जाएगा। अगर आपको पता सर हम तो केस थर्ड भी भूल गए, अभी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, हो जाएगा, है ना। टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, इजीली आप लोगों को चीजें प्रिपेयर करना है। क्लियर है। जो आप लोगों का कोई भी एग्जाम, आपका नीट एग्जाम है या फिर IIT एग्जाम है, तो नीट एग्जाम लगभग 20-22 लाख बच्चे देते हैं अभी, और IIT का एग्जाम लगभग 7-8-10 लाख बच्चे दे रहे होंगे, 7-8 लाख बच्चे दे रहे होंगे ना। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन जब करते हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती में निकाल देते हैं अपना टाइम, है ना। कुछ बच्चे सिंसियर होते हैं ना, पर उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा वो टेंशन ले जाते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सबसे पहले आपको दिमाग में रखिए टेंशन नहीं लेना, है ना। जो चीज पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इस चैप्टर को बहुत अच्छा बनाना है, एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है। इस चैप्टर को बहुत इतना अच्छा बनाना है कि लाइफ में ये चैप्टर कहीं भी हमको मिलेगा ना, तो भैया इस चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं है। ये मोटिवेशन होना चाहिए आप लोगों को, है ना। और कोई भी एग्जाम आपका करियर डिसाइड नहीं करता बच्चों, हमेशा अपना 100% देकर आप लोग एग्जाम की तैयारी करें। सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता दुख होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एग्जाम आपकी करियर डिसाइड नहीं कर रहे। हाँ, अभी आप लोग इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यही हमारा करियर डिसाइड करेगा। अगर आप में मेहनत करने की लगन है ना बच्चों, तो अगर एक एग्जाम आपका रह भी गया ना, कोई दूसरा एग्जाम आप फाइट कर लो, दूसरा रह भी गया कोई तीसरा एग्जाम फाइट कर लो, लेकिन अगर हर एग्जाम से आप भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। अपने ऊपर फेथ रखें, होता नहीं है जनरली खुद के ऊपर फेथ, है ना, लेकिन फिर भी रखना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। एग्जाम की टेंशन लेनी ही नहीं है, एग्जाम निकलता है अच्छी बात है, नहीं निकलता कोई बात नहीं। एग्जाम देने के बाद ये नहीं होना चाहिए यार मैं और मेहनत कर सकता था, जो कर सकता था वो भी करना है, वो मोटिवेशन रखना है अपने। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर आप लोग यहाँ पर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो इक्विलिब्रियम पर हम लोग मोल निकालते हैं बच्चों,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। देखो ऊपर क्या लिखोगे बताओ, इसका एक्स इसके 3x से रिएक्ट करके इसका बच्चों कितना बनाएगा 2x। तो बस अब यहाँ पर लिख दो 1 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3x, और ये कितना फॉर्म हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है अल्फा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है कि आपका जो इक्विलिब्रियम पर 50% दोनों का रिएक्ट किया है, मतलब अल्फा कितना परसेंट है 50%, N2 का या H2 का, खुद नहीं बोल दिया, दोनों का, ईच हैड 50% रिएक्टेड, है ना। अभी तक बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही रिएक्टेंट ले रहे थे। जैसे PCl5 टूट रहा है, मान लो PCl3 और Cl2, PCl5 एक ही रिएक्टेंट है ना, तो अल्फा सोचना नहीं पड़ रहा था कि किसका लिखना है, हम लोग PCl5 की टर्म में लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, N2B और 3H2B। तो सर अल्फा अब हम लोग नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखें या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखें, एक चीज दिमाग में डालने बेटा, मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़कर आए, लिमिटिंग एजेंट देखना आता है, तो हमेशा अगर फंस जाए आप लोगों को सबसे पहले चेक करना है लिमिटिंग एजेंट। तो अल्फा किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, लिमिटिंग एजेंट के रेस्पेक्ट। सर आप बोल तो रहे हो लेकिन इतना से समझ में नहीं आ रहा आप जो कहना चाह रहे हो ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखो N2 कितना मोल है, अगर रिएक्शन को रीड करो, रिएक्शन में देखो N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना, तो अगर आपके पास 1 मोल N2 है तो 3 मोल H2 रिएक्ट कर जाएंगे। हमने डेटा भी वही लिया है, 1 मोल N2 और 3 मोल H2, तो ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है ना, तो ना N2 बचेगा ना H2 बचेगा, मतलब कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है और डेटा भी वही दिया है, तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तो कोई नहीं बचेगा। तो आप लोग अल्फा N2 से निकालें या H2 से निकालें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। अब जो बच्चे रिएक्टेंट में अगर अल्फा N2 से निकालें तो कैसे निकालेंगे, आप इनिशियल कितना है बताओ N2 का 1, तो नीचे रख दोगे। डिसोसिएट कितना हो गया बताओ x, उसको ऊपर रख दोगे, तो 50% है, मतलब कितना हो गया 0.5। तो N2 से जब निकाला तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 0.5। अब सोचो जो बच्चे H2 से निकाल रहे हो वो कैसे निकालते बताओ, इनिशियल कितना है 3, तो ऊपर रख दिया 3। डिसोसिएट कितना हो गया बच्चों देखो 3x, तो ऊपर आ गया 3x, और कितना परसेंट डिसोसिएट है 50%, मतलब 0.5। तो x की वैल्यू अभी भी कितनी आई 0 पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटिंग रीजन नहीं। पर मानो अगर ऐसी रिएक्शन होती N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा है 2NH3। अब यहाँ पर ये तो रिएक्शन है, इससे पता लग रहा है N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, पर मैंने डेटा दिया हुआ इसका 2 मोल और इसका 3 मोल। तो बताओ N2 का अगर मैं 2 मोल लूंगा तो H2 के कितने मोल रिएक्ट कर जाएंगे 6। तो N2 के 2 मोल से H2 के 6 मोल रिएक्ट कर जाने चाहिए ना, लेकिन दिए कितने मोल ना, ओनली 3 मोल। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है आपके पास H2। तो जो अल्फा निकालोगे ना वो लिमिटिंग एजेंट से निकालोगे H2। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट कोई नहीं था तो किसी से भी निकाल सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पर बताओ x की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई 0.5। तो यहाँ पर डेटा पुट कर दो, कितना आ गया बच्चों 1 माइनस 0.5, 3 - 3 × 0.5 एंड 2 × 0.5, कितना हो गया बताओ, यहाँ पर मोल बचे इक्विलिब्रियम पर 0.5, ये हो गया 1.5, और ये हो गया बच्चों 1। तो क्या इक्विलिब्रियम पर मोल आ गया आपके पास, सर आ गए। तो ये मोल आ गए बच्चों इक्विलिब्रियम पर। अब जब केस थर्ड होगा ना, मैंने आपको बता दिया केस थर्ड है, केस थर्ड पर आपके दिमाग में रखना है कि सर हमको टोटल मोल निकालना है इक्विलिब्रियम पर। जब भी केस थर्ड आए ना आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, टोटल मोल निकालना है सर इक्विलिब्रियम पर। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगा बताओ, ऐड कर दो, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल। अभी पहला क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा, एक दो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आसान है। कितना हो गया 0.5 प्लस 1.5 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 3। तो इक्विलिब्रियम पर अपने पास जो टोटल मोल आ गए ना बच्चों, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल अपने पास कितने आ गए 3 आ गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल आपके पास कितने आ चुके हैं 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमको क्या पूछा था, देखो यहाँ पर पहला पूछा था पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। तो बताओ इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल आ गए, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना। तो अगर जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना है, जैसे पार्शियल प्रेशर क्या निकालना है हाइड्रोजन का, तो जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना है क्या करोगे, आपको टोटल प्रेशर है ना, आपके पास कौन सा प्रेशर है बच्चों, टोटल प्रेशर। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास टोटल प्रेशर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन। तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना, तो क्या करोगे टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर, किसके फ्रैक्शन से, जिसका निकालना है ना। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है बेटा 3,
तो बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल अपॉन क्या करते हैं बच्चों, टोटल मोल। तो बताओ कितने मोल है पी। अब N2 के मोल देखो कितने आए, ये तो NH3 के कितने मोल आए N2 के, H2 का निकालना है ना सॉरी, 1.5। कितने मोल है 1.5, तो कितना हो जाएगा N2 के मोल और टोटल मोल कितना है 3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया बताओ, ये आ गया बच्चों P/2। तो जो इसी क्वेश्चन में अगर पार्शियल प्रेशर पूछा होता अमोनिया, तो मैं क्या करता बच्चों, टोटल प्रेशर को, बच्चों ये ऑटो करेक्ट का ये कुछ सिंबल लग गया है शायद इसलिए परेशान हो रहा है, टोटल प्रेशर को अमोनिया के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता, तो टोटल प्रेशर है P। ये मुझे लगता है बहुत परेशान करेगा पर कोई बात, लाइफ में हमेशा रिलैक्स होना चाहिए ना। कई बार देखो क्या होता है कि जब गुस्से में होते हैं तो यही छोटी छोटी चीजें परेशान करती है, रिलैक्स रहना है लाइफ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ है ना। मोल फ्रैक्शन क्या है बताओ, अमोनिया के मोल अपन टोटल मोल, अमोनिया के मोल देखो बच्चों कितने हैं A1 और टोटल मोल कितने हैं 3। तो आंसर कितना आ गया ये देखो, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसको मैं अभी देखता हूँ, पर अभी हम तो करते हैं ट्राई। 1/3, तो अपना आंसर आ गया P/, कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा क्या निकालना है बेटा, एक तो पार्शियल प्रेशर निकालना था आगे, अब केपी निकालना है। केपी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, केपी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, केपी कैसे निकालोगे, केपी निकालोगे केस स्तर में मैंने आपको ट्रिक बताया था डायरेक्ट, मैंने कहा था प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट में कौन है अमोनिया और रिएक्टेंट में कौन है N2 और H2। तो क्या करोगे बताओ, प्रोडक्ट के मोल और जो भी स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन तो ऊपर चला गया, अपॉन रिएक्टेंट के मोल H2 का क्यूब, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल की पावर डेल्टा N, बताया था। अब देखो अमोनिया के मोल कितने हैं 1, N2 के इतने 0.5 और H2 के इतने 1.5 रखे यहाँ पर। तो अमोनिया के थे 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन N2 के कितने थे 0.5, H2 के कितने थे 1.5 का क्यूब, टोटल प्रेशर कितना था P, टोटल मोल कितने आ गए 3, और डेल्टा एनजी देखो बच्चा इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी मतलब, देखो ये N2 क्या है गैस है, H2 क्या है गैस है, और अमोनिया भी क्या है गैस। तो डेल्टा एनजी मैंने आपको क्या बताया था बताओ, इस रिएक्शन का अगर मैं डेल्टा एनजी निकालता हूँ, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी आएगा प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट में कितना है 2 और रिएक्टेंट में बच्चा कितना है 1 + 3 कितना 4। तो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, तो 2 - 4 कितना आ गया -2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका केस तो 4 का। तो केस स्टार हो गया, केस स्टार में क्या होगा आपको, अगर इनिशियल मोल पता है, इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर पता है, तो पार्शियल प्रेशर या के भी पूछा हुआ है, केस थर्ड आप इसको स्क्रीनशॉट लें ताकि आप लोग लिख पाए, एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कह रहा है, कहता है PCl5 डिसोसिएट H कोलोजेनिक क्लोज है, तो बहुत बढ़िया बात है, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और CL2। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दे रही है बच्चों, फिर क्या पूछा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। आप देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया होगा और पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है, अभी अभी बताया इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर मिल जाए, पार्शियल प्रेशर एक केपी पूछा जाए, मतलब भैया केस थर्ड है, सोचना ही नहीं है, तो हमको पता लग गया है केस थर्ड है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए सोल्व करें, तो बताओ PCl3 किसमें ब्रेक हो रहा है, PCl3 ब्रेक हो रहा है बच्चों पीसी नहीं सॉरी PCl5 किसमें ब्रेक हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2, क्लियर है। अब क्या हुआ आपको पता लग गया केस थर्ड है, केस थर्ड का कैसे पता लगा बच्चों, आज का दिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, इसको सिंपली चल रहा है ना। अब क्या होगा सुनना ध्यान से यहाँ पर, अब आपको पता लग गया, आपको इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया हो, अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसने क्या बोला है देखो यहाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग अल्फा लेते हैं बच्चों, इसने अल्फा को एक्स बोल दिया है।
तो अब मैं अल्फा ना लिखकर क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। ये ध्यान रखना, इसने खुद ने बोल दिया डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, मैं अगर नहीं बोलता तो अल्फा लेता हूँ सिंपल। इसने उसको सिंबल अल्फा ना लेके एक्स दे दिया। दूसरा, आपको इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है किसका, पीसीएल3 का। तो मुझे तो पता लग गया केस थर्ड है। ये टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है, तो केस थर्ड। तो केस थर्ड में क्या चाहिए, एक इनिशियल मोल चाहिए होता है। अब बच्चों देखो, अब जिन बच्चों को ये नहीं पता था केस थर्ड है, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाता। मुझे पता है केस थर्ड है, तो टोटल प्रेशर दिया हुआ इक्विलिब्रियम पर, पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है, और केस थर्ड में इनिशियल मोल भी चाहिए होते थे। इसमें इनिशियल मोल दिए नहीं। तो अगर आपको इनिशियल मोल चाहिए और दिए नहीं हो तो कितना मान लेंगे, केस थर्ड की बात कर रहा हूँ। केस थर्ड में इनिशियल मोल होंगे तभी आप लोग स्टार्ट कर पाओ। अब इसमें दिए नहीं है तो मैं कितना मानकर सोल्व करूंगा बात। तो देखो टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर मैंने मान लिया मोल, कितना मान लिया बच्चों, ये 1 0 0। बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, अगर इसका एक्स डिसोसिएट होगा तो इसका एक्स और एक्स बनेगा। पर एक्स को तो पहले ही आप इन्होंने एक सिंबल दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा ना बोल के एक्स बोला हुआ है। तो मैं यहाँ पर दूसरा सिंबल यूज कर लूंगा भाई। मैंने ले लिया वाई, वाई और वाई, सिंबल कोई सा भी यूज करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। इक्विलिब्रियम पर मोल निकालो बच्चों, कितना आ गया बताओ, 1 - वाई, वाई और वाई। अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इसने बोला है, बताओ इनिशियल कितना है 1, और डिसोसिएट कितना हो गया वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया बताओ, एक्स, 1 - एक्स, एक्स और एक्स। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में आ गया। अब आप टोटल मोल निकाल सकते, केस थर्ड में टोटल मोल निकालना है आपको बताया था। बताओ टोटल मोल कितने आ गए। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम एनटी कितना आ गया बताओ, 1 - एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने आ गए बताओ, 1 + एक्स। टोटल प्रेशर दिया हुआ इक्विलिब्रियम पर बच्चों कितना, ठीक। तो बताओ पार्शियल प्रेशर प्रेशर पूछा हुआ है। और अभी ये बताया मैंने कि जिसका भी पार्शियल प्रेशर बताना है, टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से, जिसका पूछा हुआ है ना, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो बताओ टोटल प्रेशर दिया हुआ पी, और टोटल प्रेशर दिया हुआ है पी, और मोल फ्रैक्शन निकालना है बताओ पीसीएल3 का। तो पीसीएल3 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, पीसीएल3 के मोल अपॉन टोटल। बताओ पीसीएल3 के मोल कितने हैं यहाँ पर, देखो एक्स अपॉन टोटल मोल कितने हैं बताओ, 1 + पीसीएल3 का आ गया। अच्छा बच्चों, अब आप बताओ, आपको जो सीएल2 का बताना होता पार्शियल प्रेशर क्या करता, टोटल प्रेशर को सीएल2 के, टोटल प्रेशर को किसके, सीएल2 के मोल फ्रैक्शन से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। तो टोटल हो गया पी, और इसके मोल फ्रैक्शन कितने हो गए, सीएल2 के मोल अपॉन टोटल मोल, तो सीएल2 के मोल अपॉन टोटल। किसका भी पूछा हो आप लोग क्या बता पाएंगे, क्या बिल्कुल बता पाएंगे, कोई दिक्कत। अगर सोचो बच्चों केपी लिखना होता, क्या लिखना होता के, तो केपी कैसे लिखता बताओ, केस थर्ड में केपी लिखते थे प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट में कौन है, पीसीएल3 और सीएल2 है ना, और स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन 1 है, पीसीएल3 के मोल, सीएल2 के मोल अपॉन किसके मोल बच्चों, पीसीएल5 के मोल। टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल की पावर डेल्टा एम जी। तो बताओ मोल कितने हैं बताओ, पीसीएल3 और सीएल2 के एक्स एक्स और उसके 1 - एक्स, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 - एक्स। टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल लिख देता हूँ, 1 + एक्स, 1 + एक्स, और इसकी पावर डेल्टा एम जी कितना हो जाएगा बताओ। रिएक्टेंट में कितने हैं बेटा, 2 मोल गैस के, प्रोडक्ट में कितना है, एक। सॉरी, प्रोडक्ट में कितना है, एक, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। सॉरी, प्रोडक्ट में कितने बच्चों, 2 हैं, और रिएक्टेंट में कितना है, एक है। तो 2 - 1 कितना हो गया अपन, तो डेल्टा एम जी आ गया अपन। कोई दिक्कत, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आराम से देखो, शायद अब आप लोगों को सोल्व हो जाए। एक और क्वेश्चन करेंगे और चीजें समझ जाएंगे। एक थर्ड आपको पहचानना आ गया, परेशान कर दूंगा मैं आपको बता बता कर, ताकि आपको एक देखते ही पता लगे केस थर्ड है। इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर दिया, टोटल प्रेशर दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है ना, केस थर्ड। केस थर्ड को शुरू करने के लिए इनिशियल मोल चाहिए होंगे, या तो देगा, नहीं दिया तो 1 मान के कर दो। नेक्स्ट है बच्चों, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट में आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो इसको। केस पहचानो आप तो कौन सा है,
एक रिएक्शन दी हुई है, मैं लिख देता हूँ। 2AB2 गैस क्या बना रहा है? 2AB गैस प्लस क्या बना रहा है बच्चों? B2 गैस। क्लियर है? अब पढ़ो। कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा को एक्स बोल दिया, यहाँ लिख लेते हैं। अल्फा को क्या बोल दिया बेटा? x। क्या कह रहा है? एक्स इज स्मॉल कंपेयर टू वन। कहता है जो एक्स की वैल्यू है ना, जो एक्स है वो एक से बहुत छोटा है। अच्छी बात है, एक से बहुत छोटा है, मतलब एक की कंपेरिजन में एक्स बहुत छोटा है, मतलब एक में अगर मैं एक्स ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई फर्क पड़ने वाला, फंक्शन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्स बहुत छोटा है तो वन प्लस एक्स भी वन होगा और वन माइनस एक्स भी वन होगा, है ना, एक्स बहुत छोटा है। आगे क्या कह रहा है? रिलेशन निकालना है किसमें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, और टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आ गया यार इक्विलिब्रियम पर, तो टोटल प्रेशर पी दिया हुआ इक्विलिब्रियम पर, और केपी में रिलेशन निकालना है। टोटल प्रेशर और केपी में रिलेशन निकालना है सर, केस थर्ड। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, रिलेशन निकालना है एक्स में, टोटल प्रेशर पी में और केपी में। तो आपको पता लग गया कौन सा केस हो गया, थर्ड। और सर केस थर्ड को सोल्व करने के लिए तो इनिशियल मोल चाहिए थे। सर इनिशियल मोल तो दिए ही नहीं है, नहीं दिए तो मान लो यार। देखो टी इक्वल टू जीरो पर कितने मोल? एक मोल मान लूंगा, वन, जीरो, जीरो। इक्विलिब्रियम पर बताओ, अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्स माना हुआ था, दूसरा सिंबल लूंगा मैं यहाँ पर, तो सिंबल ले लिया मैंने वाई, तो ये 2y, ये 2y, और ये कितना हो गया वाई। तो बताओ कितना बचेगा? वन माइनस 2y, ये कितना बन जाएगा? 2y, ये कितना बन जाएगा? 2y। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इसने माना है एक्स। इनिशियली बताओ AB2 कितना है? वन, तो इनिशियल को नीचे, और डिसोसिएट कितना हो गया? 2y। इसको कहाँ रख दो बेटा? ऊपर। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से x/2। तो y की वैल्यू जो x/2 आई है, इसको आप पुट करो। बताओ तो मोल कितने आ जाएंगे? वन माइनस टू इंटू x/2, टू इंटू x/2, टू इंटू, सॉरी 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 सॉरी, y आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x/। वेरी गुड। तो बताओ मोल आ गए इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर मोल निकाल लेते हैं बच्चों, कितने आ गए इक्विलिब्रियम पर मोल? बोलो। वन माइनस एक्स, एक्स, और कितने आ गए? x/2। तो टोटल मोल बता दो इक्विलिब्रियम पर। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, बताओ कितने आ गए टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर? वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस x/2, ये आ गया वन प्लस x/2। क्लियर है? और बच्चों टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ इक्विलिब्रियम पर? पी। और हमको केपी निकालना है, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा डेल्टा एन जी निकाल लो सबसे पहले, तो रिएक्शन ऊपर दिया हुआ है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन। प्रोडक्ट में कितने मोल है गैस के? तीन। और रिएक्टर में कितने हैं? दो। वन आ गया। केपी कैसे निकालूंगा बताओ? केस थर्ड में केपी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट के मोल अपन रिएक्टेंट के मोल। तो बताओ प्रोडक्ट में कौन कौन है? ए बी, तो ए बी के मोल का स्क्वायर, B2 के मोल अपॉन किसके मोल बच्चों? किसके मोल? ए मोल ऑफ B2 अपॉन क्या आ जाएगा बताओ? मोल ऑफ AB2, मोल ऑफ AB2 का स्क्वायर, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल की पावर कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा एम। अब मोल बताओ ए बी के कितने हैं बच्चों? एक्स। B2 के कितने हैं? x/2 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन AB2 के कितने? वन माइनस एक्स का स्क्वायर, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल कितना है बच्चे? वन प्लस x/2, और इसकी पावर कितना आ जाएगा? वन। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ऊपर क्या दिया हुआ था, ऊपर अगर आपको याद हो, ऊपर याद है कि x एक से बहुत छोटा है, यहाँ पर वन माइनस एक्स आ रहा है ना बच्चों, तो वन माइनस एक्स ऑलमोस्ट कितना ले लूंगा? वन। और वन प्लस x/2 ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? वन, क्योंकि x बहुत छोटा है ना। तो वन में x को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वन वन ही रहेगा, है ना, क्योंकि बहुत छोटा बोला हुआ है। तो बताओ यहाँ से केपी इक्वल टू कितना आ गया? ये x² ऐसा कैसा, x/2 ऐसा कैसा, नीचे कितना बचा? वन। और यहाँ पर कितना बचा बच्चों? वन। तो बताओ केपी इक्वल टू कितना आ गया? तो केपी इक्वल टू आ गया बच्चों x³ इंटू पी अपॉन टू। तो यहाँ से बताओ x³ इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 2 kp बाय टी। तो यहाँ से अगर मुझे x निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का,
कितना आ गया 2 kp/p/1 रिलेशन आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे एक्स बोला था। kp मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और p मतलब प्रेशर। तो इन तीनों के टर्म में आप लोगों के पास क्या आ गया बेटा, इक्वेशन। ये नीट का क्वेश्चन था, बड़ा आसान है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको पहचानना है कि यार सर केस कौन सा है, केस थर्ड है। तो बस अगर वो पहचान जाओगे तो फिर दिक्कत है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको करें। अब देखो केस थर्ड पहचान में आ गया। टोटल प्रेशर दिया हुआ इक्विलिब्रियम पर, और केपी या पार्शियल प्रेशर पूछा इनिशियल मोल पे। हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसमें मजे की बात है, अभी अच्छे से क्वेश्चन देखना। आपको क्या दिया हुआ है, अमोनियम सल्फाइड दिया हुआ है NH4HF, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ना। ये क्या हो रहा है बेटा, टूट रहा है किसमें, अमोनिया में और H2S। अमोनिया में और किसमें टूट रहा है बेटा, H2S में। अब देखो आपको डेटा क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1.12 atm, और बच्चों के भी पूछा हुआ है। इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ और केपी पूछा हुआ, आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा सर ये तो केस थर्ड है, और केस थर्ड है तो पहले इनिशियल मोल मान लो। इनिशियल मोल मान लो और फिर टोटल मोल निकालो और फिर सोल्व करो। उससे सोल्व कर कर देखना बेटा, आपके पास ये जो ABCD वाला आंसर है वो नहीं आएगा। एक बात सुनना, केस थर्ड में अभी मैंने 3 क्वेश्चन कराए, बिल्कुल वैसे ही होंगे, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आपके पास केस थर्ड है, केस थर्ड है ना, टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पर और केपी पूछा हुआ है, केस थर्ड दिमाग में आ रहा है। लेकिन केस थर्ड आपके दिमाग में आया, अब रिएक्टेंट देख लो पहले एक बार। हमारे दिमाग में केस थर्ड आया तो हम लोग इनिशियल मोल लेकर सोल्व करने लग जाते। लेकिन अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, कौन सा है रिएक्टेंट, सॉलिड, तो इतना बड़ा अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो इतना बड़ा अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, केस सेकंड लगा दो। इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है, केपी निकालना है। केस थर्ड, केस थर्ड इनिशियल मोल लेकर सोल्व करते थे। लेकिन एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर रिएक्टेंट सॉलिड दिया हुआ है तो केस थर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें केस सेकंड लगा दो। केस सेकंड क्या था सर, केस सेकंड में आपको बताता हूँ। अब मैं मोल नहीं मानूंगा, T=0 पर मैं प्रेशर मानूंगा। केस सेकंड प्रेशर वाला था ना, सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैंने प्रेशर मान लिया P। ये कितना, 0, ये कितना, 0। इक्विलिब्रियम पर बताओ प्रेशर कितना आएगा, ऊपर कितना लिखो बताओ बच्चों, x x x। तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना आ गया, P - x और x। अब मजे की बात है, अब मजे की बात है कि ये तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखते ही नहीं है। तो मुझे बताओ, अब ये प्रेशर की टर्म में लिखा है तो ये x क्या आ गया बेटा, प्रेशर। तो बताओ अब इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना आ गया, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, PT कितना आ गया बच्चों, x+x। और वो अपन को दिया हुआ टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना, 1.12। तो 1.12 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0.56 atm। तो क्या इक्विलिब्रियम पर प्रेशर आ गया, यस सर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 0.56 atm। अब बताओ अमोनिया का प्रेशर आ गया कितना, 0.56, और इसका भी कितना आ गया, 0.56। अब केपी निकाल लोगे, केपी कैसे आएगा बताओ, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 1, प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1, और रिएक्टेंट में तो कुछ है ही नहीं। तो सीधा कितना आ गया बता, प्रेशर 0.56 की पावर 1, 0.56 की पावर 1 कितना आ गया, 0.56 की पावर 2। तो ठीक है, और डेटा एटीएम का स्क्वायर, कौन सा आंसर आ गया। दोबारा सुनो, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ था और केपी पूछा गया था, केस थर्ड याद आएगा। लेकिन आप एक बार रिएक्टेंट देखें, रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो केस थर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, केस सेकंड लगाकर सोल्व कर दे प्रेशर मानकर, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो नोट कर लें। तो मुझे लगता है एक दो बार आप लोग ट्राई करेंगे बच्चों, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी कि चीजें हो क्या रही। तो एक तो कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, 2a+b क्या बना रहा है, C+a, आपको बताना है फाइंड न्यू रेट। आपको याद है मैंने आपको एक पढ़ाया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, एक रिएक्शन हो रही है,
मैं आपको याद दिलवाता हूँ, 2a+b क्या बना रहा है बच्चों, C+3d। इन्होंने कहा था कि जो रेट होती है ना रिएक्शन, जो रेट होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। रिएक्टेंट रिएक्टेंट कौन है बच्चों, ए और बी। तो जो रेट होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट लिखते हैं कौन है, ए और, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है ना। और स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन को कहाँ ले जाओ, पावर में। तो आर बराबर आ जाएगा कितना, के, ए का स्क्वायर और बी की पावर। जो रेट होती है बच्चों वो किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन था, ए और बी। गुलबर्ग आगे मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ए और बी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी का मल्टीप्लाई किया और स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन को पावर में ले गया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर ए और बी जो है उसकी कंसंट्रेशन को मैं डबल कर दूं तो रेट बताओ कितनी हो जाएगी। तो आप खुद बताओ, मैं पहला क्वेश्चन सोल्व कर। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला, इन्होंने पहला क्वेश्चन बोला, पहले मैं रेट लिख देता हूँ। रेट कितनी आ गई, आर बराबर के ए का स्क्वायर और बी की पावर बच्चों, ये रेट आ गई। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ए की कंसंट्रेशन को मैं कितना कर दूं, डबल। ए की कंसंट्रेशन को मैं कर देता हूँ बेटा डबल, है ना। तो ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ तो बच्चों बच्चे ये 2 का स्क्वायर हो गया। और बी की कंसंट्रेशन को भी इन्होंने कितनी कर दी, डबल। तो ये हो गया 2 की पावर 1। तो कितना हो गया, 4 × 2, कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। तो अपनी जो रेट होगी ना, न्यू रेट मैंने मान ली R1, तो रेट अपनी कितने टाइम्स हो जाएगी, प्रीवियस की 8 टाइम। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। पहले मैं रेट लिख दूं, पहले जो अपनी आ रही थी R इक्वल टू ए का स्क्वायर और बी की पावर 1। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी मैंने, ट्रिपल। ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी तो ये 3 का स्क्वायर हो जाए। और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, 9। तो मैंने मान ली न्यू रेट कितनी होगी, 8। तो कितने टाइम्स हो गई, प्रीवियस की। कुछ भी कर लो, अगर मैंने कह दिया इसको 2 टाइम्स कर दिया, इसको 1/3 टाइम्स कर दिया, तो ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी की कंसंट्रेशन को 1/3 कर दिया तो 1/3 हो जाएगा। तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगी, 4/। जो दिया है ना वो लिख दो उसी तरीके से, कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना दे दिया, 3 टाइम्स। अब बच्चों क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पर खंड में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो कंटेनर का वॉल्यूम कितना टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स। अब वॉल्यूम अगर 3 टाइम्स कर दूं तो जो कंसंट्रेशन होता है ना बेटा, जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है मोल अपॉन। अब खुद सोचो, वॉल्यूम अगर 3 टाइम्स हो जाए तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी ना, क्योंकि कंसंट्रेशन है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नीचे वॉल्यूम अगर 3 टाइम्स होगी तो कंसंट्रेशन तो 1/3 होगी ना। तो बताओ जो कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स हो गई, 1/3 टाइम। अब आर बराबर आप खुद बताओ क्या है, ए का स्क्वायर और बी की पावर 1। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अब बताओ, वॉल्यूम 3 टाइम्स किया तो कंसंट्रेशन 1/3 हो गई, तो यार कंसंट्रेशन 1/3 होगी तो 1/3 का स्क्वायर और 1/3 कितना हो गया, 1/27। न्यू रेट मैंने मान लिया R3, कितना हो गया। अगर मैं कहता हूँ वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो जाता तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाती, तो फिर 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाता, 1/8 टाइम्स हो जाता। मैं कहता कि वॉल्यूम हाफ हो गया, अगर वॉल्यूम हाफ हो गया तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम हाफ हो गया तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, फिर डबल करके सोल्व कर। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो रेट पूछे और कंसंट्रेशन में चेंज कर दे तो इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो जो रिएक्शन दी हुई है उसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखो, एक ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया पीछे प्रीवियस। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाया था। मैंने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और एक स्टाइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। रट लो अच्छे से, उसमें भी मेन है टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, निकाल रहे केसी केपी बच्चा, तो वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और स्टाइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन पर। मैंने आपको बताया था अगर किसी रिएक्शन दी हुई है, अगर उस रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब मैंने कहा कि अगर मान लो एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, तो अगर उस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की जगह 1/10 हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मल्टीप्लाई किया है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है, 10 की पावर 2। अगर दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो ना बेटा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने पहले बताया था, कर सकते हैं। अब देखो सुनना ध्यान से, आपको क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप सोच के देखो, मैं एक रिएक्शन हूँ, ओवरऑल रिएक्शन, मैं 2 स्टेप में हो रही हूँ। कितने स्टेप में हो रहा हूँ मैं? 2 स्टेप। तो अगर मैं 2 स्टेप में हो रहा हूँ तो मेरी ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, तो दोनों स्टेप को ऐड करना पड़ेगा। मैं एक मेन रिएक्शन हूँ, मैं कितने स्टेप में हो रहा हूँ बच्चों? 2 स्टेप। तो बताओ मेरी मेन रिएक्शन निकालनी है, तो मेरे 2 स्टेप में हो रहा था, दोनों स्टेप को ऐड करना पड़ेगा ना, तो मेन रिएक्शन आ जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, ए रिएक्शन इज प्रोसीड इन 2 स्टेप। एक रिएक्शन है बेटा 2 स्टेप में हो रही है। अब एक हो रही है स्लो स्टेप में और एक हो रही है फास्ट स्टेप में। स्लो फास्ट में मुझे मतलब नहीं है, 2 स्टेप में हो रही है। अब एक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना? 10 की पावर माइनस। तो मैंने मान लिया कि 2 स्टेप है, तो मैंने क्या माना? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट मान लिया मैंने, ए बी बना रहा है। स्टेप फर्स्ट में ए क्या बना रहा है? बी। और इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 10 की पावर माइनस। और मान लो रिएक्शन का सेकंड स्टेप क्या है? 2 स्टेप में हो रही है ना, कुछ भी मान लिया। स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है? बी क्या बना रहा है बच्चों? सी बना रहा है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 10 की पावर। रिएक्शन थी 2 स्टेप में हो रही है, मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन, मैंने ऐसे ही लिखी। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एंटायर रिएक्शन। पूरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो बताओ पूरी रिएक्शन बतानी है तो इन स्टेप को ऐड कर दूंगा, तो पूरी रिएक्शन आ जाएगी। तो बताओ मेन रिएक्शन क्या होगी? तो मेन रिएक्शन क्या होगी? इन दोनों को ऐड कर दो, मेन रिएक्शन आ जाएगी। तो मेन रिएक्शन क्या होगी बताओ? बी से बी क्या हो गया? कैंसिल। तो मेन रिएक्शन क्या होगी बच्चों? ए क्या आ गया? ए आ गया। अब मेन रिएक्शन क्या होगी? जब दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड किया तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ए1 कितना? 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा वन? तो मेन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया? वन। सुनना, अगर एक रिएक्शन 3 स्टेप में हो तो K1 K2 K3 दिए होते, तो मेन रिएक्शन पूछा होता तो तीनों रिएक्शन को क्या कर देता? ऐड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। कर सकते हैं इस तरीके से बहुत करना। नेक्स्ट देखो बेटा, एक ये रिलेशन है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो बच्चे केवल 11th पढ़ रहे हैं और अपना स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक केवल कॉम्पिटिशन के लिए है, नीट या आईआईटी के लिए। आपको रिलेशन दिया हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है ना कितना डिसोशिएट हुआ, और वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था बेटा। वेपर डेंसिटी क्या होती है? जैसे आपको मान लीजिए एक गैस दे दी मैंने, है ना, एक गैस है, इसकी वेपर डेंसिटी मैंने कहा 45 है। कितनी है? 45। तो इस गैस का अगर मोलर मास बताना है, तो मोलर मास आता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 90। ऐसे मान लो कोई गैस है जिसका वेपर डेंसिटी मैंने कहा 30 है, तो मोलर मास बताओ। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ जाएगा। तो जो भी वेपर डेंसिटी है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर मोलर मास आ जाता है। उल्टा सोचो, मैंने कहा एक गैस है जिसका मोलर मास 40 है, तो वेपर डेंसिटी बताओ, तो मोलर मास का आधा कर दो, 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? एक रिलेशन होता है जो आपको डायरेक्टली लर्न करना है बेटा। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, वो होता है बेटा DTH माइनस डी ऑब्जर्व। अभी क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, अपॉन n-1 डी ऑब्जर्व। डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन n-1 डी ऑब्जर्व। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। मान लो डी थ्योरेटिकल को मैंने कैपिटल डी ले लिया, डी थ्योरेटिकल को मान लीजिए मैंने कैपिटल डी ले लिया, और डी ऑब्जर्व को मैंने स्मॉल डी ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n-1 स्मॉल डी। क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी फॉर्मूला याद करो। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन n-1 डी ऑब्जर्व। अल्फा इक्वल टू डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन n-1 डी ऑब्जर्व। ठीक है? और अगर मोलर मास के टर्म में लिखना है तो मोलर मास के टर्म में लिख सकते हैं m थ्योरेटिकल मोलर मास थ्योरेटिकल माइनस मोलर मास ऑब्जर्व अपॉन क्या हो जाएगा? n-1 मोलर मास ऑब्जर्व। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपके पास है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में रिलेशन होता है, एक दो बार करेंगे याद हो जाएगा। अब कैसे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पर एन आ रहा है। एन क्या होता है, एन मैं आपको बताता हूँ। एन होता है, अभी और सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। एन होता है रिएक्टेंट के एक मोल से, रिएक्टेंट के एक मोल से जितना प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट के जितने मोल बनेंगे, प्रोडक्ट के जितने मोल बनेंगे। अब समझ में नहीं आया, मैं अभी बताता हूँ। रिएक्टेंट के एक मोल से प्रोडक्ट के जितने मोल बनेंगे उसे एन कहेंगे ना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, मान मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए क्या बना रहा है, एग्जाम्पल लेगा, ए क्या बना रहा है, मान लो 2b+c बना रहा है ना। ए क्या बना रहा है, 2b+c। तो बताओ रिएक्टेंट का तो कितना मोल है यहाँ पर, एक मोल। और प्रोडक्ट के यहाँ पर कितने मोल है, तीन। तो रिएक्टेंट के एक मोल से प्रोडक्ट का कितना मोल बन रहा है, तीन। तो रिएक्टेंट के एक मोल से जितने मोल प्रोडक्ट बनेंगे, तीन बन रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा सर, एक और बताओ सर, एक और करते हैं। 2a क्या बना रहा है, मान लो 2b+3c बना रहा है, मान लो। तो यहाँ पर बताओ, अब रिएक्टेंट के कितने मोल है बच्चों, दो मोल। तो रिएक्टेंट के दो मोल से प्रोडक्ट कितना मोल बना है बताओ, 5 मोल। तो एक मोल से कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2.5 मोल बनेगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई। तो रिएक्टेंट के एक मोल से प्रोडक्ट जितने मोल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, एन, है ना। अब थ्योरेटिकल और सर ये ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, इसका हिसाब भी थोड़ा सा आपको सही समझ में नहीं आया। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ सुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, कंटेनर लिया है ना, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने N2O4 डाला, क्या डाला, N2O। अब जो N2O4 डाला उसका सभी बच्चों को पता है मोलर मास कितना होता है, 96 होता है, सॉरी 92। N2O4 का मोलर मास निकाल दोगे ना, 14 × 2 28, और 16 × 4 64। तो 28 + 64 कितना हो गया, 90। अब मोलर मास 92 है, तो आपको पता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी अभी बताया था, मोलर मास का जस्ट हाफ कर दो। तो जो वेपर डेंसिटी आएगी वो आएगी थ्योरेटिकल वाली। तो वो आ गया मोलर मास का आधा, कितना आ गया, 40। तो देखो मैंने कंटेनर में N2O4 लिया था, क्या लिया था बेटा, N2O4। तो N2O4 का मोलर मास आपको पता है 92 होता है। तो इसकी जो वेपर डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 46। तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी जो मतलब हम लोग खुद ही मेजर कर सकते हैं बिना एक्सपेरिमेंट के, है ना। थ्योरेटिकली मैंने बता दी कि वेपर डेंसिटी इसकी 46 है। अब मैंने क्या किया, प्रैक्टिकल से निकाला। N2O4 मैंने एक कंटेनर में रखा था, ये किया हुआ था, मुझे तो लगा था वेपर डेंसिटी 46 होगी, मोलर मास कितना था, 92। अब मैंने जब इसकी वेपर डेंसिटी किससे निकाली बेटा, प्रैक्टिकल करके, मुझे पता लगा कि यार वेपर डेंसिटी 30 आ रही। मेरी कितनी आ रही है वेपर डेंसिटी, 46। वो थ्योरेटिकल है, जो मैंने सीधा निकाली है मोलर मास से निकाल कर। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल से निकाला, ऑब्जर्वेशन से निकाला, ऑब्जर्व निकाला, वो 30 आया। तो भाई सर ये क्या बात हो रही है कि 46 आ रही है, 30 ये क्या हो रहा है। हाँ, तो प्रैक्टिकल से मुझे पता लगा N2O4 रहा ही नहीं। N2O4 एक्चुअली में किस में टूट चुका है, NO2। तो अब आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है N2O4 और NO2। तो जो ऑब्जर्वेशन से आ रही है ना, वो एक्चुअली में इस मिक्सचर की आ रही है। तो मैंने तो सोचा था फ्लास्क में केवल N2O4 है, और केवल अगर N2O4 होता तो वेपर डेंसिटी 46 आती। लेकिन जब प्रैक्टिकल से निकाला तो पता लगा कि यार N2O4 नहीं रहा, उसने मिक्सचर बना लिया, N2O4 भी पड़ा हुआ और कुछ सोच के NO2 भी बना लिया है। तो जो प्रैक्टिकल से आई है ना, वो किस कौन सी आई है, कि वो मिक्सचर की आई है। तो बताओ आपको क्वेश्चन में ऑब्वियस ही बात है ऑब्जर्वेशन वाली तो देगा ना। ये डिसोसिएशन के बाद है, देखो N2O4 किस में टूटा, NO2 में। तो डिसोसिएशन के बाद आती है ऑब्जर्वेशन वाली, और ये डिसोसिएशन से पहले होती है थ्योरेटिकल वाली। तो जो वेपर डेंसिटी देगा ना आपको, वो ऑब्जर्वेशन वाली देगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन थोड़ी करने जाओगे पेपर में, प्रैक्टिकल थोड़ी करने जाओगे। थ्योरेटिकल तो खुद बता देंगे रिएक्टेंट के मोलर मास का आधा, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है, देखो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होती है बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना, जब टूटा नहीं है वो। और ऑब्जर्व क्या होती है, जब वो टूट गया है, डिसोशिएट हो गया है, तो जो आई है मिक्सचर की जो आई है ना। तो क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पर करते हैं, आपको दिया हुआ है, ऑन हीटिंग N2O4 इज डिसोसिएट इनटू NO। बच्चों जो N2O4 है वो किसमें डिसोसिएट हो रहा है हीट करने पर, 2NO2 में डिसोसिएट हो रहा है। अच्छी बात है। अब आपको क्या दिया हुआ है बताओ, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी दी हुई है, अच्छी बात। आपको डी ऑब्जर्व तो दिया हुआ है, डी ऑब्जर्व कितना दिया बेटा, 24.5 दिया हुआ है ना।
अब थ्योरेटिकल मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर, थ्योरेटिकल में मुझे कोई दिक्कत नहीं। N2O4 हम लोग सोच रहे हैं N2O4 लिया तो N2O4 ही रहे, थ्योरेटिकल कैसे निकालूंगा? मोलर मास का आधा, कितना 92/2, कितना 46। एक्चुअली में N2O4 का मोलर मास है 92, क्योंकि मैं तो सोच रहा था इनिशियली रिएक्टेंट ही N2O4। तो बताओ थ्योरेटिकल में निकाल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट वो आपको देगा। और एक मोल से कितना मोल बन रहा है बताओ? 2 मोल। एन कितना हो गया बेटा? 2। तो बताओ एल्फा कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व अपॉन n-1, नीचे याद रखना ऑब्जर्व आएगा। थ्योरेटिकल कितना है बेटा? 46 माइनस 24.5 अपॉन 2 - 1, 24 यहाँ पे अल्फा सोल्व कर लोगे, अल्फा आएगा ऑलमोस्ट 0.87। तो अगर परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज में निकालना तो कितना परसेंट आ गया? 87% क्या हो बच्चों? डिसोसिएट हुआ है ना, तो अल्फा आ गया। तो आपको ऑब्जर्व देगा और थ्योरेटिकल दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग रिएक्टेंट जो होगा उसका मोलर मास का आधा करेंगे। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर इन द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 into NO2, N2O4 किस में टूट रहा है बच्चों? वही टूट रहा है 2NO2 में। एन की वैल्यू तो आपको समझ में आई गई होगी, एक मोल से कितना मोल बन रहा है बेटा? 2 मोल। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा ना लिखकर क्या लिखा है? पहले मैं लिख देता हूँ, अल्फा क्या हो गया बताओ? डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन क्या आ गया? n-1 डी ऑब्जर्व। अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या दिया हुआ है? यहाँ तो एक्स। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कैपिटल दी हुई माइनस स्मॉल डी ऑब्जर्व दिया हुआ है अपॉन n-1, मतलब 2 - 1 अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? d माइनस डी अपॉन डी, तो इसको अलग अलग कर दो। x बराबर कितना आ गया बेटा? d/d - 1, तो 1 को इधर ले गया, तो 1 + x इक्वल टू कितना आ गया? d/d। अब क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्या करना है? एक ग्राफ बनाने किसके बीच में? 1 + x के बीच में और d/d के बीच में, यही तो आ गया। तो कैसे बनाऊंगा बताओ? 1 + x को तो आपको लेना है कहाँ पर? y एक्सिस पर, और d/d को लेना है x एक्सिस पर। तो यही तो ग्राफ बना। तो ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों? y = mx का ग्राफ। तो इसको y एक्सिस पर ले लिया, तो इसको x एक्सिस पर, स्लोप कितना आ गया हुआ? ग्राफ ऐसा बन गया। और अगर स्लोप पूछा जाता है इसका, तो m = कितना बोल देता है? बोल देता। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दो बार देखेंगे चीजें समझ में आप लोगों को आ जाएंगे, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अल्फा इक्वल टू डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन n-1 डी ऑब्जर्व। एक दो बार करेंगे चीजें हो जाएगी। हो गया? अब एक टॉपिक देखो, हम लोग वैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक हम लोग पढ़कर आए थे थर्मोडायनेमिक्स से गिब्स एनर्जी, है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग टॉपिक पढ़कर आए थे बेटा, कौन सा? गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। ये होता है बेटा डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़कर आए हैं बच्चों? डेल्टा जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़कर आए हैं बच्चों, डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। दोबारा बोलो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। कोई भी फॉर्मूला होगा ना बेटा, क्लास में बार बार बोला है ना, चीजें याद हो जाएंगी। इस तरीके से क्लास लेनी है हम लोगों को, एक तो इंटरेस्ट बनाकर, और दूसरा क्लास में ही चीजें याद हो जाए। बार बार बोलो, याद हो जाएगी। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। डेल्टा जी क्या हो गया बेटा? डेल्टा जी नोट क्या हो गया? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। और ROT आपको पता है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और क्यू क्या होता है बेटा? रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो मैंने बताया था रिएक्शन कोएफिशिएंट रिएक्शन के किसी भी टाइम पर क्या हो सकता है? डिफाइन हो सकता है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट RT ln Q। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट RT ln Q। अब हमें पता है एट इक्विलिब्रियम,
एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा, डेल्टा जी तो होता है जीरो, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। और क्यू बराबर क्या हो जाता है, के। मैंने आपको बताया था क्यू बराबर क्या हो जाता है, के, है ना। क्यू बराबर क्या हो जाता है, के। अच्छा, तीन चीजें आप लोग पढ़ चुके थे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, हम लोगों ने देखा था। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कितना होता है, जीरो। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कैसी है, तो उसका डेल्टा जी था नेगेटिव। और कोई रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी था पॉजिटिव। ये थर्मो में पढ़ चुके हैं, वापस से रिवाइज। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, ए क्या बना रहा है, मान लो बी प्लस सी बना रहा है ना। अब मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो है, तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो है ना, तो आप क्या दोगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अगर मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा जी मैंने दे दिया -100 किलो जूल, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव मिल गया ना किसी रिएक्शन का, मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो रही है बेटा, आपको करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये क्या बना रहा है, बी प्लस सी। और वहीं अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया +100 किलो जूल, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं, भैया इस रिएक्शन को करवाना है तो आपको करना पड़ेगा बाहर से कुछ काम, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। तो जिसका डेल्टा जी जीरो होता है वो इक्विलिब्रियम पर होती है, नेगेटिव होता है वो अपने आप होगी, और पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप नहीं होगी। जैसे कई बच्चे होते हैं जो अपने आप पढ़ते नहीं है, अपने आप नहीं पढ़ते, उनको बाहर से पढ़वाना पड़ता है, पेरेंट्स पढ़वा रहे हैं, टीचर पढ़वा रहे हैं, मतलब आप बच्चों का डेल्टा जी पॉजिटिव है। और आप लोगों का डेल्टा पॉजिटिव, आप खुद से काम नहीं करोगे, बाहर से करवाना पड़ेगा। कुछ ही बच्चे होते हैं सिलेक्टेड बच्चे जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, उनको बाहर से कुछ कहने की जरूरत, वो अपने आप कर देंगे, है ना। एक रटने का प्रोसेस है, एक तरह का तरीका है ना। अब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, क्यू बराबर क्या हो जाता है, के। तो इसमें पुट करो, बताओ कितना हो जाएगा रिएक्शन, ये इक्वेशन फर्स्ट में। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो गया, डेल्टा जी जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू कितना हो गया, बताओ बच्चों, -RT ln ए या के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो एक ही बात है, तो ये रट लो। डेल्टा जी नोट कितना हो गया बेटा, -RT ln के। अब मैंने आपको बताया था ln वो लोग होता है जिसका बेस ई होता है, अगर 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2.303 RT और log, तो दो फॉर्मूले बन गए, डेल्टा जी नोट या तो -RT ln के कर दो या फिर -2.303 RT log के। अब देखो आरटी कई बार बोलते हैं तो बच्चे एनआरटी अपने आप लगा देते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो जहां आरटी दिखता है एन अपने आप चेप देते हैं, एन नहीं लगाना भाई, एन नहीं आ रहा है। डेल्टा जी नोट इक्वल टू -RT ln के या फिर डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log के, ये दो बार नीट में आ चुका है, आईटी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अच्छे से आप लोग करेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल एन क्यू, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो था, क्यू के था, दोनों को पुट कर दो, ये आ जाए। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको एक और चीज पता लगी, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। लेकिन कई बार क्या करते हैं वो लोग, गलती से ऑप्शन बना देते हैं ऐसे, आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम पर, अब चार ऑप्शन बनाए हुए हैं, तीन ऑप्शन हमको पता ही आने ही नहीं, और चौथे ऑप्शन में लिखा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें पता था इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि तीन ऑप्शन नहीं आ रहे, तो मेरी मजबूरी बन गई, अगर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो वाला ऑप्शन दिया तो उसको टिक करने की, होगा नहीं, दिल से नहीं चाहता मैं टिक करना, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर डेल्टा जी जीरो दिख गया मैं टिक करूंगा। चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन आएंगे ही नहीं, और चौथा ऑप्शन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो, तो मेरी मजबूरी बन गई उसको टिक करना कि इक्विलिब्रियम पर जीरो होता है, हालांकि जीरो नहीं होता है ना, हो भी सकता है, नहीं भी, हमें नहीं पता, अभी नहीं होगा इसका अकॉर्डिंग, कब होगा मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो देखो, अब आपके पास ये इक्वेशन आया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log के। अब सोचो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू 1 है, तो ये log 1 कितना बन जाएगा, log 1 होता है जीरो। तो बताओ यहाँ से क्या पता लगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो अब सभी बच्चों को पता लग गया होगा कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होता है तब डेल्टा जी नॉट जीरो होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जरूरी नहीं। डेल्टा जी नॉट जीरो कब होगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। अगर सोचो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, मान लो 2 3 4, तो यहाँ पर बताओ, जैसे log 2 ले लिया मैंने, log 2 तो 0.30 हो गया। अब log 2 log 3 log 4 ये तो पॉजिटिव होता है ना, अब ये पॉजिटिव है,
और ये क्या है बच्चों, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डेल्टा जी नोट कितना आएगा बेटा, नेगेटिव। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम मतलब 1/2, 1/3, 1/4, है ना, 1/5। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों 1 से क्या होती है, छोटी, 1 से क्या होती है, छोटी। तो अगर 1 से कम है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों, तो log की कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव और ये साइन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा बच्चों कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो डेल्टा जी नोट 0 है, 1 से ज्यादा है तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव है, और 1 से कम है तो डेल्टा जी नोट पॉजिटिव। क्लियर है। तो अच्छे से आप लोग पढ़े, और जितना हो सके, है ना, अभी मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, आयनिक भी मैंने पढ़ाया अभी, आप लोग देख सकते हो उसके भी। तो ट्राई करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ट्राई करें कि जितना से ज्यादा, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता है शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। अगर लाइक तब करें जब आपको लगता है कि यार लेक्चर बेनिफिशियल है ना, जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है आप लोग अपना सही आउटपुट है, आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत की है, समझ में आया अच्छे से, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें।